अलग अलग होते थे, जैसे वाटर का अलग, एयर का अलग, इस तरीके से होता था। फिर बाद में उनको कंबाइन करके एक ही में बनाया गया है। तो इसमें जो एक लिस्ट दी हुई है सेकंड पेज पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स, रूल्स एंड वेरियस अमेंडमेंट्स। 2 मिनट इसको खोलो तो इसमें देखोगे कैसे हिस्टोरिकली पुराने जमाने से कैसे अलग अलग एक्ट होते थे पहले, फिर अब किस तरीके से कंबाइन करके एक होलिस्टिक एक्ट जो है वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो राइट फ्रॉम 1923 पहले जैसे एक बॉयलर एक्ट होता था इंडस्ट्री में, बॉयलर्स के लिए कि बॉयलर फट ना जाए उसके लिए। फिर उसके बाद में जो है वो माइंस एंड मिनरल एक्ट in 1947, then Wildlife Protection Act in 72, Forest Conservation Act in 1980, and then you have a sequence of Water, Air and Other Material Protection Act. So in the Water Act first came in 1974, amendment in 1988. Then there was another Water Act or Water Rule in 75, another one in 1978. So from time to time there have been amendments in the uh, protection laws. So there have been so many amendments in Water Act. Then you have Air Act 1981, amendment in 1987, another Air Rule in 82, Air Rule 83, and then came this holistic environment protection law, which you have to study, which actually came in late 85 or 86. And then after this, then came the concept of environmental impact assessment of development projects. And then came all these were small things were added, like hazardous waste and storage and import of hazardous chemicals. Then another rule for manufacture, import, export of hazardous substances, hazardous microorganisms, genetically engineered organisms, or cell rules in 1989. And then scheme of labeling of environment friendly products, which is there are different types of labels which we discussed along with the EES, है ना। डिफरेंट टाइप के जो वो होते हैं इनके सर्टिफिकेशन एक्चुअली जो होते हैं, तो सर्टिफिकेशन में डिफरेंट तरह के लेबल होते हैं जो तुम लोगों को ये तरह तरह की चीज़ों पे दिखाई देते हैं, जैसे चाय की पत्ती के डिब्बे पे और मसालों के ऊपर तरह तरह के ग्रीन और डिफरेंट टाइप के जो हैं वो जो इनके वो होते हैं सर्टिफिकेशन, उसका कुछ सिंबल लगा होता है। तो ये सब जो हैं ये लेबलिंग ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में आता है, या इको मार्क्स होते हैं जो ये अलग अलग तरह के लेबल जो सर्टिफिकेशन के बाद में लगाते हैं कि मतलब जो प्रोडक्ट जो बनाया गया है वो मैक्सिमम इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है, उसके लिए होते हैं ये सर्टिफिकेशंस। फिर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस रूल्स 1991, मोटर व्हीकल एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट इन 88, है ना। इस तरीके से टाइम टू टाइम, ये कोई लिस्ट याद नहीं करनी है, दिस इज ओनली to give you an idea that from time to time earlier there used to be different rules and different acts for different things which can pollute the environment or related to the environment. So like water protection used to have a different act, air protection used to have a different act, and so on. But now all these things in the 1986 environmental protection law, they have been brought together
added together, and that is the Holistic Environmental Protection Law 1986. उस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986 का थोड़ा सा प्रीएम्बल आपने लिखा था कि व्हाट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986, that it is a comprehensive or a holistic act which deals with environment in totality, that is water, air, land, and interrelationship which exists among water, air, land, and human beings and other living creatures, plants, microorganisms, and property. इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986 एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जिसमें हम एयर, वाटर, लैंड, इन सब के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और जो इंटर रिलेशनशिप है ह्यूमन की, प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी लिविंग क्रीचर उसके साथ में, और इवन प्रॉपर्टी को क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि समय के साथ जैसे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से, जैसे स्पेशली अगर आपका घर जो है वो किसी बड़ी इंडस्ट्री के नेबरहुड लोकेलिटी में है, तो जो इंडस्ट्री से जो स्मोक और गैसियस इफ्लुएंट निकलते हैं उसकी वजह से जो मकान का जो मतलब पेंट वगैरह होता है वो धीमे धीमे जो है वो जल्दी वियर ऑफ हो जाता है या टार्निश हो जाता है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, क्योंकि उसमें भी जो ओनर है हाउस का वो जो है इंडस्ट्री के ऊपर लॉ सूट कर सकता है अगर उसको कंफर्म्ड है कि ये नेबरहुड में इस इंडस्ट्री की वजह से जो है हमारी प्रॉपर्टी पे डैमेज हो रहा है। तो ये चीजें भी इस होलिस्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ में इंक्लूड करी गई हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव या होलिस्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986 इसको कहते हैं। And it brings all the environmental concerns under one umbrella. That is, in a single act, you have all the different things related to environment, or you have all the environmental concerns, you deal with all the environmental concerns in one holistic law. You don't need separate law for air, separate law for water, separate law for land, like that, because this one protection act is sufficient to deal with anything in the environment. And not only anything in the environment, it also includes other things like hazardous material, noise pollution, and those things. तो वो वाले पॉइंट्स जो हैं अभी हमको लिखवाने हैं आपको। तो जो आपने वो लिखा था उसके नीचे लिख लीजिए, जो लिखा था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986 इज अ होलिस्टिक environmental protection law or act, and it deals with environment in totality, water, air, land, and interrelationship which exists between water, air, land, human beings, and other living creatures, plants, microorganisms, and property. ठीक है, ये लिखा था। तो फिर शायद लिखा था या नहीं लिखा था कि it brings all environmental concerns in a single act। उसके आगे जो है फिर लिख लो कि the following, ये तो एक लाइन हो गई या प्रीएम्बल हो गया इस एक्ट के बारे में। अब उसमें आगे लिखो कि the main features of the act are as follows। सब लोग लेके बैठे हैं रजिस्टर पेन? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, तो उसी में आगे लिखो कि the main features of this act are as follows. Number 1, it is a comprehensive act. It is a comprehensive act which deals with everything concerning environment. Which deals with everything concerning environment and its interrelationship. It is a comprehensive act which deals with everything related to environment and its relationship with living beings, plants, animals, microorganisms and property. With living beings, plants, animals, microorganisms and property. Second point, this act also deals with noise pollution. This act also deals with noise pollution. This helps the people working in industry deal with the vibration generating machinery. With vibration generating machinery. जैसे पहले कोई लॉ नहीं था तो अगर किसी को जो है स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर इंडस्ट्री में किसी को अगर नॉइज से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो वैसे आपने देखा होगा जैसे डिफरेंट इंडस्ट्री में वर्कर्स जहाँ पे ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है तो ईयर कफ पहन के कान में तब काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर नॉइज बहुत ज़्यादा होता है या उनको कोई दिक्कत है तो पहले कोई लॉ नहीं था कि जिसके अंडर में वो मालिक के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकें, लेकिन इस लॉ में ये है कि क्योंकि अब ये लॉ में ले आए या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ले आए तो उससे ये आराम है कि वर्कर्स जो हैं इस लॉ के तहत जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, लीगली कंप्लेन कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है this law for the first time also includes hazardous substances. This law for the first time also includes hazardous substances. किसको हैजार्डस सब्सटेंस मानते हैं ये भी इसी पॉइंट में लिखो। हैजार्डस सब्सटेंस मीन्स
Hazardous substance means any substance hazardous substance means any substance which can cause harm to human beings. Hazardous substance means any substance which can cause harm to human beings, other living organisms, property, or environment. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कि this protection law gives power to central government and state government to protect and improve environment. For this purpose, two control boards have been made. For this purpose, two control boards have been made. One at the central level and the other at the state government level. One at the central level and the other at the state government level. तो एक तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहलाता है और एक जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहलाता है. जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसको SPCB बोलते हैं शॉर्ट में, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को CPCB बोलते हैं. और दोनों की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं. SPCB की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, CPCB की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग. और ये इसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट इसमें थोड़ा हैफेजेड दिया हुआ है क्योंकि इसको जो है इसी के साथ में इन्होंने मर्ज करके दे दिया है, लेकिन हम जो है अलग से लिखवाएंगे. तो लॉ ये हो गया जितना अभी लिखवाया. एक तो 2 लाइन हो गई
उसके लॉ के बारे में कि वो होलिस्टिक लॉ है जो एयर, वाटर और सभी एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली चीज़ों को इंक्लूड करता है एक ही में, और इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। तो एक तो वो चीज़ें जो एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, प्लस इसमें वही रिलेशनशिप, इन चीज़ों की रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी लिविंग क्रीचर, मतलब जानवर आ गए सारे, हर तरीके के छोटे बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, इवन प्रॉपर्टी तक पे जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, सब कुछ इसी लॉ में आ जाता है। हर चीज़ के प्रोटेक्शन का इसी लॉ में आ जाता है, और एयर, वाटर, लैंड, इन चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोटेक्शन लॉ में जो है कई नई चीज़ें ऐड करी गई हैं पहले की अपेक्षा। तो इसमें फर्स्ट टाइम जैसे नॉइज पोल्यूशन होता है, उसको भी एक्ट के तहत मतलब लीगल किया गया, लॉ में लाया गया है फर्स्ट टाइम। और उसी तरीके से हैजार्डस मटेरियल्स या फिर हैजार्डस मटेरियल में कोई भी चीज आती है, एनी हैजार्डस प्रिपरेशन, केमिकल मटेरियल, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब है कि विच इज harmful to any living creature, human beings, harmful to property. So all these things, different chemicals, जैसे chemicals की इंडस्ट्री होती हैं, तो जब ये वाला हैजार्डस मटेरियल्स का डिस्पोजल और वो पढ़ाएंगे तो उसमें बड़ी लंबी लिस्ट है और सबके नंबर हैं। मतलब वो ऑब्वियसली आपको याद नहीं करना है, लेकिन जैसे जितने केमिकल्स, तमाम हजारों तरह के केमिकल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, इवन जो जो केमिकल्स हम लोग लैब में यूज़ करते हैं वो भी सब वही इंडस्ट्री में प्रिपेयर होके आते हैं। तो सबकी जो है अलग अलग कैटेगरी हैं, और इसीलिए उसमें कुछ केमिकल्स पे रेस्ट्रिक्शन होता है, और उनको ऐसे जो है लैब में नहीं रख सकते हैं जो हजार्डस वाली कैटेगरी में आते हैं। जो नॉर्मल जो केमिकल्स हम लोग रखते हैं लैब में, वो हजार्डस वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। और जो कुछ केमिकल्स होते हैं कुछ हजार्डस वाली कैटेगरी में आते हैं, उनको लैब में रखने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। तो हजार्डस सब्सटेंसेस और नॉइज पॉल्यूशन, ये सब फर्स्ट टाइम जो है इस लॉ में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम इस लॉ में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं, और जो सेंट्रल लेवल पे एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसको CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस टाइप की होती हैं जो पूरे नेशन के लिए यूजफुल होती हैं, पूरे नेशन का डाटा वगैरह रखती हैं। और दूसरा हर स्टेट लेवल पे होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो उस स्टेट के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके इफ्लुएंस की मॉनिटरिंग, उन इंडस्ट्रीज की फंक्शनिंग, और वो एनवायरनमेंट को, उस स्टेट के एनवायरनमेंट को खराब तो नहीं कर रही हैं, ये सारी चीज़ें देखने का काम जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है, जिसको SPCB कहते हैं। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो स्टेट तक लिमिटेड होती हैं, स्टेट की इंडस्ट्रीज के लिए लिमिटेड होती हैं, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करना होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। सेंट्रल के CPCB से उसको कंट्रोल, उसको मतलब कोऑर्डिनेट करना होता है, और CPCB उसके ऊपर होता है। उसको CPCB के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और जो टाइम टू टाइम जो CPCB उनको जो इंस्ट्रक्शन देता है उनको भी उसे फॉलो करना होता है। तो अब इसमें हम पहले जो है, क्योंकि इसमें
थोड़ा सा मैंने पीडीएफ तो अपलोड कर दिया है इसमें, लेकिन थोड़ा सा वही हैफज़र्ड तरीके से दिया हुआ है, इसलिए अब हम जो है पहले लिखवाना चाहेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो पहले इसमें जो है हेडिंग डालो, और फिर उसके बाद फिर हम वापस जो ये एयर वाटर वाले जो अलग अलग जो गिनवा रहे थे, जो पहले होते थे, उसी के साथ में जो है इसी पीडीएफ में अगर देखोगे तो 2 टेबल भी हैं। अच्छा, वो एसपीसीबी और इसके उसी में 2 एक्चुअली टेबल हैं, और इन टेबल में जो है एक में वही मतलब फ्रेश वाटर और ड्रिंकिंग वाटर दोनों के जो है स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, और दिया हुआ है कि जैसे फ्रेश वाटर है उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, सी वाटर है उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर दिए हुए हैं इसी एक्ट के पहले, तो वो भी बताएंगे। ऐसे ही वो जनरल इंटरेस्ट का है, उसमें अगेन वैल्यूज दी हुई हैं जो आपको याद नहीं करनी है। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब वही पीपीएम में परमिसिव वैल्यूज दी हुई हैं, और कितनी वैल्यू पे जाके जो है वो एक्सेसिव हो जाता है कोई भी चीज, जैसे पानी में ड्रिंकिंग वाटर में जैसे ज्यादा हो जाता है, मतलब वो फिर पीने के लायक नहीं रहता है। तो रेंज वही दी हुई है कि कितना परमिसिबल होता है और कितने पे जो है एक्सेसिव हो जाता है। तो वो जो है बाद में कराएंगे। पहले जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हेडिंग डाल लो, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो है वो लिखवाएंगे। या पहले लिख लो कि देर आर 2 मेन रेगुलेटरी बॉडीज, ये लिखो, देर आर 2 मेन रेगुलेटरी बॉडीज फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। There are 2 main regulatory bodies for pollution control. Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. फिर हेडिंग डालो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Central Pollution Control Board and its responsibilities. Central Pollution Control Board and its responsibilities. इसमें लिखो कि this board is formed at the central level. This board is formed at the central level. Its responsibilities are as follows.
Its responsibilities are as follows. Number 1, it coordinates with State Pollution Control Board. It coordinates with State Pollution Control Board and provides them technical assistance. It coordinates with the State Pollution Control Board and provides them technical assistance and guidance on matters related to environmental pollution. On matters related to environmental pollution. Which second number? Its responsibility includes collecting, compiling. Its responsibility includes collecting, compiling, and publishing technical and statistical data related to pollution. The third point है it prepares rules for the treatment and disposal. It prepares rules for the treatment and disposal of sewage and industrial effluents. It prepares rules for the treatment and disposal of sewage and industrial effluents. Next point, it decides standards
It decides standards for water and air quality. It decides standards for air and water quality. नेक्स्ट पॉइंट है it organizes training programs for the prevention and control of pollution. It organizes training programs for the prevention and control of pollution. नेक्स्ट पॉइंट है it decides plans for nationwide prevention and control of pollution. It decides plans for nationwide prevention and control of pollution. नेक्स्ट पॉइंट है its job is to establish different labs throughout country for the testing and analysis of sewage and industrial effluent. For the analysis of sewage and industrial effluent. ये CPCB के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो काम नेशन के लिए होते हैं कि मतलब पूरे नेशन में डिफरेंट जगहों पे लैब्स बनाना, लैब्स सेटअप करना जो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी की एनालिसिस करेंगे और जिससे कि पूरा इनके पास और उसे कंपाइल करेंगे, स्टोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको पब्लिश करें. तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये काम ही होता है कि पूरे नेशन का एयर, वाटर और एनवायरनमेंट की क्वालिटी का डेटा इनकी जो लैब्स होती हैं जगह जगह उससे
कलेक्ट करके उसको कंपाइल करके और फिर नेशनल वेबसाइट पे पब्लिश करना, दैट इज वन ऑफ देयर जॉब्स। फिर इनका जॉब होता है कि सेंट्रल स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, उनको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए है तो उनको प्रोवाइड करना, या उनको किसी अपने स्टेट में जो है किसी इंडस्ट्री को डील करने में या किसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को डील करने में उन्हें दिक्कत आ रही है तो उनके पास एक्सपर्ट्स भेजना, एक्सपर्ट्स की टीम भेजना और उनको असिस्टेंस आता है। और जगह जगह ना और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना, लोगों को एजुकेट करना एनवायरनमेंट के बारे में, ये सब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के काम होते हैं। ये लोग जो हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा पब्लिश करना नेशन का, और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग होते हैं स्टेट लेवल, वहाँ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराना और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के टेक्निक उनको प्रोवाइड करना और उनको टाइम टू टाइम उनको एजुकेट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इसके साथ साथ जो है पूरे नेशन वाइड जगह जगह लैब्स इस्टेब्लिश करना, और लैब्स इस्टेब्लिश करना एनालिसिस जो है वो कर सके। पूरे नेशन के लिए एयर वाटर क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करना, वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम होता है कि टू सेट स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड नेशन वाइड। पूरे नेशन में क्या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे उसको प्रिस्क्राइब करना भी सीपीसीबी का होता है, और बाकी एसपीसीबी के साथ में कोऑर्डिनेट काम होता है। सो दीज आर दी रोल्स of Central Pollution Control Board, their responsibilities, their jobs which are done. So all this is regarding Central Pollution Control Board, SPCB. Control Board, SP. It is an organization like Central Pollution Control Board. It is a similar organization as Central Pollution Control Board, but at the state level. But at the state level, its responsibilities and functions are also similar to Central Pollution Control Board. Its responsibilities and functions are also similar to Central Pollution Control Board.
The functions of State Pollution Control Board. The functions of State Pollution Control Board are as follows. The functions of State Pollution Control Board are as follows. Number 1, it gives advice to state government on the location of industries. It gives advice to state government on the location of industries so that air and water quality is not compromised. So that air and water quality is not compromised. Number 2, it has the power to take effluent sample. It has the power to take effluent sample from any state industry and check it for standards. मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट के अंदर जितनी इंडस्ट्री आती हैं कहीं से भी वो इफ्लुएंट का सैंपल कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके देख सकते हैं कि ये जो है पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इनको ऑथोराइज्ड होते हैं कि ये लीगल एक्शन ले सकते हैं उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है every industry in the state has to take consent from the State Pollution Control Board before setting up the industry.
and there is a prescribed fee for this purpose, and there is a prescribed fee for this purpose. मतलब स्टेट के अंदर कोई इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं तो उसके पहले स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस लेना होता है। उस क्लियरेंस के लिए उनकी फी डिपॉजिट करनी पड़ती है और उनका प्रोफॉर्मा भर के देना पड़ता है, जिसमें इफ्लुएंट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और फिर क्लियरेंस मिलने के बाद ही और लोकेशन वगैरह उसमें बताना पड़ता है कि यहाँ पे खोलेंगे, ऐसे ऐसे प्लांट होगा, यहाँ पे इफ्लुएंट हम डंप करेंगे, और उसके बाद में टेस्टिंग वगैरह के बाद में फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंसेंट देता है, तब आप खोल सकते हैं। और ये जो कंसेंट होती है इसी में लिख लो, दिस कंसेंट इज ग्रांटेड, this consent is granted only for fixed duration। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार करा लिया तो बस हो गया, इसीलिए हर साल जो है वो ऑडिट होता है। तो जब जैसे जैसे इंडस्ट्री पुरानी होगी और उसके इफ्लुएंट में चेंजेस होंगे तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले जो है टाइम टू टाइम फिर प्रोसीजर में, टेक्निकल प्रोसीजर में, प्लांट में मॉडिफिकेशन फिर वो सजेस्ट करेंगे या मॉडर्नाइजेशन जो है वो सजेस्ट करेंगे, जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब इस्टेब्लिश करी एक बार कंसेंट ले लिया हो गया फिर वो चल रही है। So the consent is only for a given number of years. लास्ट पॉइंट लिख लो, the state pollution control board is legally authorized the state pollution control board is legally authorized to take samples from any state industrial effluent, is legally authorized to take sample from any state industrial effluent, analyze it for prescribed standards, and take legal action if they are not being followed, and take legal action if they are not being followed. अब लास्ट में 2 लाइन लिख लो, therefore the objective of this holistic environmental protection law
Therefore, the objective of this holistic environmental protection law is to maintain air, water, land quality is to protect air, water, land quality and ensure best usage recycling and reuse and ensure best recycling, reuse and maintenance of natural resources. And ensure best recycling, reuse and maintenance of natural resources. बस ये हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986 और उससे एसोसिएटेड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दोनों कंट्रोल बोर्ड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव और रेस्पॉन्सिबिलिटी सब सेम है. ऑब्जेक्टिव तो यही है जो लास्ट लिखा है, यही है टू एंश्योर बेस्ट यूसेज, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये ऑब्जेक्टिव है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो 1 2 3 4 करके जो लिखवाई हुई हैं वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक है, तो क्लास में परसों जो है या ये वाला पीडीएफ डिस्कस करेंगे या जो है सॉलिड डिस्पोजल से एक चीज डिस्पोजल डिस्कस कर लेंगे. ओके, आई जस्ट एंड दिस.